हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर द हिंदू एडिटोरियल के सीरीज़ में। आज आप देख रहे हैं 5 अप्रैल 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस एनालिसिस में हम आपको ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, आपके इस वादे के साथ कि आप वीडियो को और क्लास को बीच में स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस होने वाला है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने को है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की अब। और शुरुआत में ही आ गया है 5 अप्रैल को स्टार्ट होने वाले फाउंडेशन इंग्लिश बैच का इन्फॉर्मेशन, जिसमें ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी 4 सेगमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, 5 तारीख तक इसका ऑफर था, जो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन एडमिशन अभी भी कंटिन्यू है 1999 पर, और फ़ी आगे और बढ़ने की संभावना है। तो जिन लोगों को ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी सीखना है, उनके लिए अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो इसको मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल का हेडिंग है ए वॉक बैक ऑन द एक्सपायरी ऑफ H1B वीज़ा बैन। वॉक बैक का मतलब वापसी, पहले वाली स्थिति में वापस जाना। किस मुद्दे पर है ये एडिटोरियल? H1B वीज़ा के बैन पे। H1B वीज़ा यदि आपको मालूम नहीं हो तो हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अमेरिका इंडिया से अमेरिका जाने वाले स्किल्ड वर्कर्स को एक स्पेशल टाइप का वीज़ा देता है, जिसके आधार पे आप वहाँ प्राइवेट फर्म्स और कंपनीज में जाके काम कर सकते हैं, और वो वीज़ा H1B वीज़ा होता है। ठीक है, इसका टैगलाइन है बाइडेन सोज इंटेंट। बाइडेन का इरादा क्लियर दिखता है ऑन रीवर्किंग इमिग्रेशन रूल्स बाय नॉट एक्सटेंडिंग H1B वीज़ा बैन। वो रिवर्क कर रहे हैं इमिग्रेशन रूल्स पर। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी भी देश से दूसरे देश से अपने देश में लोगों का आना, इमिग्रेशन कहलाता है। हालांकि वो अपने देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन वो आइदर एजुकेशन या टूरिस्ट के रूप में या फिर वर्कर के रूप में अपने देश में किसी देश में आते हैं। तो जिस देश में वो पहुंचते हैं उस देश के लिए वो इमिग्रेंट हैं, और इस प्रोसेस को इमिग्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो बाइडेन का जो गवर्नमेंट है, अभी जो नया गवर्नमेंट आया अमेरिका में, वो इमिग्रेशन रूल्स पर रीवर्क कर रहा है। रीवर्क करने का मतलब जो इमिग्रेशन रूल्स प्रीवियस गवर्नमेंट ने अमेरिका के बनाए थे, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। और चेंजेस कैसे लाएगा? बाय नॉट एक्सटेंडिंग H1B वीज़ा बैन। H1B वीज़ा बैन जो फॉर्मर गवर्नमेंट, जो ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा लगाया गया था, उसको एक्सटेंड नहीं करेगी बाइडेन की सरकार। क्लियर है? ये तो आपने बात समझ लिया। अब जरा से इस पॉइंट पर आते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा है बात जो आपके लिए कॉमन एरर हो सकता है। तो इंटेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन, इंटेंट ऑन, और उसके बाद बिफोर, इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग, कोई चीज़ का करने का इरादा। इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने का इरादा। क्लियर है? फिर हम दूसरा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बाई के साथ बिफोर मीडियम या जरिया या मीन्स बताने के लिए। बाय डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने के द्वारा। जैसे ही सेव्ड मनी बाय स्टार्विंग, भूखे रहने के द्वारा उसने पैसे बचाए। ही पुट ऑन वेट बाय ईटिंग चॉकलेट, उसने वजन बढ़ा लिया चॉकलेट खा खाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर जाते हैं। अगला स्लाइड है प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलाउड अ बैन ऑन इशुएंस ऑफ H1B वीज़ा फॉर skilled workers to lapse at the end of March 2021, a move signaling his intent articulated as a campaign promise last year to pull the US back from harsh immigration rules imposed by his predecessor Donald Trump. प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मार्च के एंड में, मार्च 2021 के एंड में, जो स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर H1B वीज़ा बैन लगाया था, उसको लैप्स होने की अनुमति दे दी। गौर से समझिएगा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलाउड ए बैन का मतलब आप वहां मत रुकिए, नहीं तो आप बात का बतंगड़ कर देंगे, आप उल्टा समझ जाएंगे। यहां पर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलाउड ए बैन, तो आप समझेंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बैन को अलाउ कर दिया, लेकिन उन्होंने बैन को अलाउ नहीं किया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलाउड ए बैन टू लैप्स, अलाउड ए बैन टू लैप्स। ठीक है, अलाउड अ बैन टू लैप्स। देखिए, आप गौर से समझिएगा, आप इसको यहाँ पर से लें तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप समझे जो बाइडेन अलाउड वर्ब टू लैप्स, है ना, अलाउ कर दिया लैप्स करने को। लैप्स किस चीज़ को करेगा? बैन को। इसका इश्यूएंस
जो बैन पर इशुएंस पे बैन लगा हुआ था, किसके इशुएंस पे? H1B वीज़ा। इशुएंस क्या होता है? इशुएंस मतलब इशू करने की प्रक्रिया। तो H1B वीज़ा को इशू करने की प्रक्रिया पर जो बैन लगा हुआ था, H1B वीज़ा किसके लिए? फॉर स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स के लिए H1B वीज़ा के इशुएंस पे मतलब उसके जारी होने पे जो बैन लगा हुआ था उसको लैप्स करने की अनुमति दे दी। लैप्स करने की अनुमति दे दी मतलब प्रेसिडेंट ने कह दिया कि एंड के मार्च 2021 के एंड तक अगर वो बैन लैप्स कर जा रहा है तो लैप्स होने दो। ये एक मूव है, प्रेसिडेंट का एक ऐसा कदम है जो सिग्नल देता है उसके इरादे का, और ये इरादा उन्होंने आर्टिकुलेट किया था। आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है क्लियरली कह दिया था कैंपेन प्रॉमिस के रूप में लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब चुनाव जब होने वाले थे तो उन्होंने जो अपना इलेक्शन कैंपेन चलाया था उसमें उन्होंने आर्टिकुलेट किया था क्लियरली कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कैंपेन में कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो H1B वीज़ा के इशुएंस पे लगे हुए बैन को ख़त्म कर दूंगा। और उन्होंने कहा था कि टू पुल द यूएस बैक फ्रॉम हार्श इमिग्रेशन रूल्स, कि यूएस को वापस बाहर निकाल लेंगे हार्श इमिग्रेशन रूल्स से। हार्श इमिग्रेशन रूल्स इम्पोज्ड बाई, देखिए यहाँ पर फिर से आप देखेंगे नाउन के बाद V3 सीधे सीधे आ गया है। मैंने बहुत बार बताया है कि अगर नाउन के बाद V3 आ गया तो वो V3 रिलेटिव क्लाउज के रूप में होगा। ये नाउन है और ये V3 है। ठीक है, तो ये जो इम्पोज्ड है इसको आप पूरा पढ़े, इमिग्रेशन रूल्स विच वर इम्पोज्ड बाय हिज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है इससे पहले वाला, इससे पहले वाला। तो बाइडेन से पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के प्रीडिसेसर हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मिस्टर बाइडेन्स एक्शन विल हैव ए सिग्निफिकेंट एंड फेवरेबल इम्पैक्ट for Indian nationals seeking employment with the US tech firms, given that they were the largest demographic to benefit from this visa annually. They garnered approximately 70% of the 65,000 H1B visa annually made available to private sector applicants other than students। बहुत अच्छा, मिस्टर बाइडेन का एक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेवरेबल इम्पैक्ट होगा उन इंडियन नेशनल्स के लिए। हाँ, नेशनल देखिए NATIONAL, नेशनल हम सब लोग जानते हैं कि नेशनल एक एडजेक्टिव है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट से दैट नेशनल इज़ अ नाउन ऑल्सो। इसका मतलब होता है सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए जो लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट विद द US टेक फर्म्स। जो लोग अमेरिका के टेक्नोलॉजी फर्म्स में एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, गौर से समझिएगा जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, गौर से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉमन एरर का पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट विद अ कंपनी। एम्प्लॉयमेंट विद अ कंपनी हिंदी में आता है कंपनी में एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट विद अ कंपनी। तो मिस्टर बाइडेन का एक्शन एक सिग्निफिकेंट और फेवरेबल इम्पैक्ट होगा उन भारतीय नागरिकों के लिए, फॉर द इंडियन सिटीजन्स हु आर सीकिंग। हेयर नाउन के बगल में इधर V4 आ गया, सीधे सीधी नाउन के बाद सीधे डायरेक्ट V4 आ गया है। मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो वहाँ रिलेटिव क्लाउज मान के चलेंगे। उस V4 को किसके बराबर मान के चलेंगे? रिलेटिव क्लाउज के बराबर। तो इंडियन नेशनल्स हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विद द US टेक फर्म्स, ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल्स है, इंडियन सिटीजन्स है जो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट। कहाँ चाहते हैं? US टेक फर्म्स में। ठीक है, आपको बता दे, गिवन दैट दे वर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक, गिवन दैट दे वर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक, इस बात को कंसीडर करते हुए कि ये सारे मतलब इंडियन सिटीजन सबसे बड़ी जनसंख्या है, टू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीज़ा एनुअली, जो इस वीज़ा से सालाना लाभ पाने वाले सबसे बड़ा जनसंख्या है भारतीय नेशनल्स का, इंडियन नागरिकों का, जो कि US टेक फर्म्स में रोजगार चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। ठीक है, दे गार्नर्ड अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द 65,000 H1B वीज़ाज एनुअली। अमेरिका में जो एप्लीकेशन वीज़ा के लगते हैं 65,000 H1B वीज़ा एनुअली लगाए जाते हैं, उसमें से 70% इंडियन नेशनल्स, इंडियन सिटीजन्स के वीज़ाज हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70%, लगभग 70% मेड अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स अदर दैन स्टूडेंट्स। और ये जो वीज़ाज हैं वो किन को उपलब्ध कराए गए?
ये उपलब्ध कराए जाने वाले थे प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स को, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करने वालों को, स्टूडेंट्स की बजाय। मतलब स्टूडेंट्स कम थे और प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करने वाले लोगों की संख्या H1B वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें आपको कॉमन एरर पॉइंट कहाँ कहाँ क्या क्या मिला? तो इसमें कॉमन एरर पॉइंट एक तो ये मिला, एम्प्लॉयमेंट विद अ कंपनी, जबकि हिंदी में होता है किसी कंपनी में, तो में की जगह यहाँ पर इन नहीं लगा के विद लगाया गया है। और कोई तो था नहीं। हाँ, मेक अवेलेबल, मेक समथिंग अवेलेबल टू समबडी, मेक समथिंग अवेलेबल टू समबडी। आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियोज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू ऑन टाइम। I'm trying to make these videos available to all of you on time. मैं आप सभी के लिए ये वीडियो समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। Make something available to somebody. Make something available to somebody. ठीक है, किसी के लिए, किसी के लिए। देखिए गौर से समझिएगा, किसी के लिए, लेकिन टू लगाया जा रहा है फॉर की जगह, फॉर नहीं लगा के टू लगाया जा रहा है, तब करेक्ट हो रहा है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। चले आगे। By some estimates, H1B visa applications of up to 2,90,000 workers were likely blocked. एक आंकड़े के अनुसार, बाई सम एस्टिमेट्स का मतलब एक आंकड़े के अनुसार, H1B वीज़ा एप्लीकेशंस 2,19,000 तक एप्लीकेशंस वर्कर्स, सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ अप टू 2,90,000 वर्कर्स, 2,19,000 वर्कर्स का H1B वीज़ा एप्लीकेशंस वेर लाइकली ब्लॉक्ड। लाइकली ब्लॉक्ड मतलब प्रोबेबली, लाइकली मतलब प्रोबेबली, संभवतः ब्लॉक किए गए थे मिस्टर ट्रंप के प्रोक्लेमेशन जो लास्ट जून में हुआ था उसके परिणाम स्वरूप। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट, डिसीजन। ठीक है, वो डिसीजन जिसको आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि ये डिसीजन है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन एक अनाउंसमेंट भी है, प्रोक्लेमेशन एक डिसीजन या वर्डिक्ट भी है। लास्ट जून में मिस्टर ट्रंप के प्रोक्लेमेशन के परिणाम स्वरूप 2,19,000 वर्कर्स का H1B वीज़ा एप्लीकेशन एक आंकड़े के अनुसार जमा हो जाने या ब्लॉक हो जाने की संभावना है, संभावित रूप से। ठीक है, halting the processing and issuance of non-immigrant work visas of several types. Halting the processing and issuance of non-immigrant work visas. और ये ऐसा हुआ क्यों? ताकि नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ाज को प्रोसेस और इशुएंस किया जाए, सेवरल टाइप्स के। द स्टेटेड एम, जो कहा गया था, जो बताया गया था, तथाकथित, स्टेटेड मतलब तथाकथित लक्ष्य वाज टू प्रिवेंट फॉरेन वर्कर्स फ्रॉम कॉर्नरिंग जॉब्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द कोविड-19 पैंडेमिक। और इसके पीछे कारण ये बताया गया था कि फॉरेन वर्कर्स को जॉब हथियाने से रोकना है। कॉर्नरिंग जॉब्स, जॉब्स हथिया लेना, बैग कर लेना। तो कॉर्नर का यहाँ सिनोनिम्स के रूप में आप बैग यूज़ कर सकते हैं, आप कलेक्ट यूज कर सकते हैं, आप ऑक्यूपाई यूज कर सकते हैं, आप कैप्चर यूज कर सकते हैं, ये सब अर्थ है। कॉर्नरिंग जॉब मतलब कि प्रिवेंट करना था, प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम कॉर्नरिंग जॉब्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी, उसके संदर्भ में कहा गया था कि ये सब किया इसलिए जा रहा है ताकि फॉरेन वर्कर्स जो हैं वो जॉब्स को हथिया ना पाए। ठीक है, देखिए इसमें दो कॉमन एरर पॉइंट हम बताना चाहेंगे। एक तो वोकेबलरी पॉइंट है, कॉर्नर जॉब्स मतलब ऑक्यूपाई जॉब्स, कैप्चर जॉब्स, सीज जॉब्स, टेक अवे जॉब्स, ये सब कॉर्नर का मतलब हो गया। और दूसरा कॉमन एरर पॉइंट है प्रिवेंट समबडी। प्रिवेंट समबडी, गौर से समझिएगा, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, समबडी को समथिंग करने से रोक देना। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग मतलब उन लोगों ने मुझे बोलने से रोक दिया। यदि आप प्रिवेंट करते हो समबडी को तो आप उसको बोलने से रोक देते हो। एंड प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोक देना। और प्रिवेंट से ही बना एक वर्ड प्रिवेंशन, आप जानते हो प्रिवेंट वर्ब है और प्रिवेंशन नाउन है। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना स्प्रेड हो रहा है तेजी से, तो इसका प्रिवेंशन का क्या उपाय है? वैक्सीनेशन करवा लीजिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मतलब इफ वी फॉलो
फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस इज प्रिवेंशन, यही एक प्रिवेंशन है इसका। तो आप प्रिवेंट समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। येट, फिर भी, दिस रेज्ड genuine questions about whether such rules would set back the US-India relationship by impacting Indian IT services exported to the US। बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो है लॉजिक तो दिया गया था कि भाई इस वजह से किया जा रहा है ताकि फॉरेन वाले लोग जो है, जो विदेश वाले लोग, जो अमेरिका के लिए विदेश वाले लोग हैं, जो अमेरिका से बाहर के लोग हैं, वो वहाँ आकर के जॉब्स को कॉर्नर ना कहीं ना कर लें, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण बहुत इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है इस पैंडेमिक के कारण, इसलिए जॉब्स पर वहाँ के लोगों का पहला हक है और इसीलिए ये जॉब्स बाहर वालों को ना मिल जाए, इसके लिए कदम उठाया गया है। फिर भी ये लॉजिक देने के बावजूद भी इससे सवाल उठता है कि क्या ऐसे रूल्स इंडिया यूएस और इंडिया रिलेशनशिप को सेटबैक करेंगे, मतलब धक्का पहुंचाएंगे, हैम्पर करेंगे। सेटबैक करना, देखिए वोकैबुलरी पॉइंट यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। सेटबैक मतलब हैम्पर, हिंडर, बाधा उत्पन्न करना। तो क्या इस तरह के रूल्स, सवाल ये उठा, दिस रेज्ड ए जेन्युइन क्वेश्चन, इससे सवाल ये उठा कि क्या इस तरह के रूल्स यूएस इंडिया रिलेशनशिप पर रुकावट का काम करेंगे। कैसे करके रुकावट? बाय इम्पैक्टिंग इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू द यूएस। जो इंडियन आईटी सर्विसेज हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस में, क्या उस पर असर डालने के द्वारा यूएस और इंडिया के बीच रिलेशनशिप को इस तरह के रूल्स जो अमेरिका बना रहा है, क्या यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन एरर पॉइंट हम यहाँ पर बताना चाहेंगे फिर से, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, बाई प्लस V4 साधन या जरिया, सेम एग्जाम्पल हम रिपीट कर रहे हैं। ही सेव्ड मनी बाई स्टार्विंग, उसने भूखे रहकर पैसा कमाया। ही पुट ऑन वेट बाय ईटिंग चॉकलेट, उसने चॉकलेट खा करके वजन बढ़ा लिया। ही गॉट सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड, उसने मेहनत करके सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो दूसरा है, ये तो एक था बाई प्लस V4। दूसरा, एक्सपोर्ट समथिंग टू सम कंट्री। एक्सपोर्ट समथिंग टू सम कंट्री, समथिंग को किसी देश में निर्यात करना। एक्सपोर्ट करने का मतलब निर्यात करना। ठीक है, अच्छा, फिर वोकैबुलरी पॉइंट है सेटबैक। सेटबैक का मतलब हिंडर, हैम्पर। हिंडर या हैम्पर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। रेज वर्ब के बारे में यहाँ बताना चाहेंगे। रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। RAISE, रेज के बाद एक नाउन जरूर आएगा। दिस रेज्ड जेन्युइन क्वेश्चंस, इससे जेन्युइन सवाल उठे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। These totaled approximately 29.7 billion in 2019। अब जरा गौर समझिएगा, ये दीज किसके लिए आया है, ये दीज किसके लिए आया है, अच्छे से समझने की बात है कि ये दीज किसके लिए आया है। तो पिछले स्लाइड में हमने कहा था आईटी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका को। ठीक है, तो उन आईटी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका को, उसके लिए दीज का यूज किए हैं। तो ये आईटी सर्विसेज टोटल्ड अप्रॉक्सीमेटली $29.7 बिलियन इन 2019। 2019 में अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले आईटी सर्विसेज का मूल्य $29.7 बिलियन था 2019 में, और ये जो था 3% ज़्यादा था, मतलब $864 मिलियन ज़्यादा था 2018 से, मतलब 3% का ग्रोथ देखा गया था। और 2019 से देखा जाए तो 143% ज़्यादा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बड़ा अच्छा सा है, इसमें कॉमन एरर पॉइंट भी है, बड़ा अच्छा सेंटेंस भी है, जरा देखिए। नॉट ओनली डिड द CEOs ऑफ सिलिकॉन वैली टेक टाइटन्स प्रोटेस्ट द clampdown on a key source of skilled labor driving their core operations। CEOs जो हैं सिलिकॉन वैली के, सिलिकॉन वैली में चलने वाले टेक टाइटन्स के, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के जो CEO हैं, सिर्फ उन लोगों ने ही नहीं प्रोटेस्ट किया इस क्लैम्पडाउन पर। क्लैम्पडाउन किस पर लगा? ऑन ए की सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर ड्राइविंग देयर कोर ऑपरेशंस, but some universities also filed lawsuits challenging a subsequent student visa ban last year। जो
लगाया गया, H1B वीज़ा पर बैन लगाया गया ट्रम्प सरकार के द्वारा, उसके सब्सिक्वेंट मतलब आफ्टर दैट स्टूडेंट वीज़ा पर भी बैन लगा दिया गया लास्ट ईयर। इसका विरोध कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने किया और साथ ही साथ सिलिकॉन वैली के टेक टाइटन्स के कुछ सीईओज ने भी, ये जो क्लैम्पडाउन किया गया स्किल्ड लेबर के, ठीक है, वे स्किल्ड लेबर ड्राइविंग, जो ड्राइव करते हैं, जो चलाते हैं, देयर कोर ऑपरेशंस, मतलब बहुत सारे ऐसे टेक टाइटन्स है। टाइटन्स किसको कहा जाता है भाई? टाइटन जो है यूनान के कल्चर से आया है वर्ड, इसको समझिएगा। ये जो है ग्रीस कल्चर से आने वाला वर्ड है। टाइटन वहाँ के ताकत के देवता को कहा जाता था। तो टाइटन फिगरेटिवली मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किया जाता है पावरफुल पीपल के लिए, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो टेक टाइटन है तो टेक्नोलॉजी के पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सिलिकॉन वैली में चलते हैं, उनके सीईओज ने भी इस क्लैम्पडाउन को, इस सिकंजे का विरोध किया है। सिकंजा किस पर लगाया गया? ऑन ए की सोर्स। एक की सोर्स था ये जो H1B वीज़ा था इन टाइटन के लिए, टेक टाइटन्स के लिए, इन टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए स्किल्ड लेबर का की सोर्स था, क्योंकि इनको आसानी से स्किल्ड लेबर इंडिया जैसे देशों से मिल जाता था, जो स्किल्ड लेबर ड्राइव करते थे उनके कोर ऑपरेशंस को, मतलब उन कंपनीज के जो मेन काम होते हैं उनको करने वाले इंडिया से जाने वाले स्किल्ड लेबर्स थे, जिन पर बैन लगा दिया गया ट्रम्प सरकार के द्वारा H1B वीजा पर बैन लगा करके। और इसका विरोध सीईओज के सिलिकॉन वैली के टेक टाइटन्स के सीईओज ने किया। और उतना ही नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी मुकदमा दायर कर दिया चैलेंज करते हुए स्टूडेंट वीजा बैन को, जो लास्ट ईयर लगाया गया था ट्रम्प सरकार के द्वारा, लीडिंग टू अ पार्शियल वॉल बैक ऑन द रूल्स फॉर द लेटर। और इसका परिणाम क्या हुआ? लीडिंग टू का मतलब इसका परिणाम क्या हुआ? किसका परिणाम? ये जो लॉ सूट किया गया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, जो मुकदमा चलाया गया, इसका परिणाम ये हुआ कि पार्सल तरीके से अंशतः थोड़ा वॉल बैक हुआ। वॉल बैक का मतलब थोड़ा सा ढिलाई दिया गया उन रूल्स में जो स्टूडेंट्स पर लगाया गया, स्टूडेंट्स वीज़ा पर लगाया गया था बैन, उसमें थोड़ा सा ढील दे दिया गया, थोड़ा सा छूट दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है आपका वो कॉमन एरर पॉइंट। प्रोटेस्ट समथिंग, कोई चीज़ का विरोध करना, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, कोई चीज़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना। ठीक है, फिर यहाँ स्किल्ड लेबर नाउन है, उसके बाद V4 आया है, तो ये V4 को आप सीधा रिलेटिव क्लाउज में बदल दीजिए। स्किल्ड लेबर हु ड्राइव देयर कोर ऑपरेशंस। फाइल लॉ सूट्स, मुकदमा दायर करना। चैलेंज करते हुए सब्सिक्वेंट स्टूडेंट वीजा को। सब्सिक्वेंट वोकैबुलरी पॉइंट, सब्सिक्वेंट मतलब दैट हैपेंस आफ्टर समथिंग। लीडिंग टू, जिसका परिणाम ये निकला कि, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। भैया ये फिर से एडवर्टीजमेंट आ गया है नया बैच का, आप में से जिनको ज़रूरत है ज्वाइन कीजिए। 5 अप्रैल ऑफ़र का डेट ख़त्म हो चुका है, अब ऑफ़र उम्मीद मत कीजिएगा, वैलिडिटी 24 मंथ्स है, वो रहेगा। ये सारा बुलेट पॉइंट्स जो दिए गए हैं फीचर्स, इनको अच्छे से पढ़िए, आपको पता चलने वाला है। ये कोर्स इन क्लास भी है और ऑनलाइन भी है, जो ऑफ़र था ऑनलाइन के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अलाउिंग the ban on H1B visa issuance to expire, Mr. Biden has walked a fine line। देखिए, जब H1B वीज़ा इशुएंस का जो एक्सपायर हो रहा था बैन, उसको अलाउ करने के मामले में, गौर से सुनिएगा, उसको अलाउ करने के मामले में, किसको अलाउ करने के मामले में? वीज़ा को अलाउ करने के मामले में, कि वीज़ा लैप्स हो रहा है तो होने दीजिए, वीज़ा बैन लैप्स हो रहा है तो होने दीजिए, अब बैन आगे नहीं लगाया जाएगा। इसको अलाउ करने के मामले में मिस्टर बाइडेन हैज़ वॉकड ए फाइन लाइन। वॉक ए फाइन लाइन को पूरे फ्रेज के रूप में एक साथ लीजिए। यदि कोई इंसान वॉक ए फाइन लाइन बिटवीन टू थिंग्स करता है तो दोनों में बहुत अच्छे से संतुलन बना के चलता है, ताकि किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा महत्व न मिल जाए। तो मिस्टर बाइडेन हैज़ वॉकड ए फाइन लाइन, मिस्टर बाइडेन ने एक अच्छा संतुलन बनाया किन दो चीज़ों के बीच? तो बिटवीन रिस्टोरिंग द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इनटू द यूएस, a source of productivity increases for its labor force, and not being seen as aggressive in unwinding Trump era immigration policies। मिस्टर बाइडेन को दो चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त संतुलन बनाना पड़ा। एक तो वो इनफ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को, यूएस में इनफ्लो हो जाए, इनफ्लो का मतलब अंदर आना शुरू हो जाए स्किल्ड वर्कर्स यूएस के अंदर, इस बात का ख्याल रखा क्योंकि वो सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है।
ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर इट्स लेबर फोर्स, ठीक है। एक सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है जो इंक्रीज करता है इनके लेबर फोर्स को, एंड नॉट बीइंग सीन, और साथ ही करते समय उन्होंने ये बात का भी ख्याल रखा कि वो बहुत एग्रेसिव न दिख जाए ट्रम्प एरा की इमिग्रेशन पॉलिसीज को अनवाइंड करने में। यदि किसी पॉलिसी या किसी चीज को आप अनवाइंड कर रहे हैं तो उसको आप रीस्टोर करके पहले वाले सिचुएशन में ले जा रहे हैं, ठीक है। On the one hand, Mr. Biden clearly recognizes that there are limits to the Trumpian dogma of economic protectionism. Economic protectionism क्या होता है? आर्थिक सुरक्षावाद क्या होता है? आर्थिक सुरक्षावाद एक सिद्धांत है, गवर्न करने का तरीका है जिसमें सरकारें कोशिश करती हैं कि उनके देश के लोगों और संगठनों का आर्थिक हित ज़्यादा हो बाहर से आने वाले संगठनों और लोगों की वनिस्पत, ठीक है। तो ट्रम्प का ये जो सिद्धांत था इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म का, इसको मिस्टर बाइडेन ने देखा कि इसका एक लिमिट है, एक लिमिट तक आप सुरक्षा दे करके तरक्की करवा सकते हो, खास करके स्पेशली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज द प्रेजेंट। और अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस में, इकोनॉमिक संकट में, यहाँ ग्रामर पॉइंट है हम जरूर हाईलाइट करेंगे, पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस वाले टाइम में अगर आप बाहर के लोगों को रोजगार पाने से रोक देते हैं और अपने लोगों को रोजगार देते हैं, बाहर का सामान बिकने से अपने मार्केट में रोक देते हैं और सिर्फ अपना सामान अपने मार्केट में बिकने देते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म आप दे रहे हैं, आर्थिक सुरक्षावाद का सिद्धांत अपना रहे हैं, इसका लिमिट्स है, ठीक है। स्पेशली खास करके तब जब इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा हो जैसा कि अभी प्रेजेंट में है, वेयर देयर विल बी फ्यूअर जॉब्स टू रिजर्व फॉर अमेरिकन्स। इस तरह के हालात में जबकि बहुत कम जॉब रह जाएंगे अमेरिकन्स के रिजर्व रखने के लिए, इफ द साइज ऑफ द पाई, पाई कहाँ से आ गया, ये पाई क्या है? तो पाई एक प्रकार का मिठाई होता है, गुझिया इसको बोलते हैं। जो पाई है, जो बांट रहे हो, पाई है जो सबको शेयर दे रहे हो, अमेरिका वाले लोगों को दे रहे हो, बाहर वाले लोगों को दे रहे हो, बाहर को कर रहे हो कि पहले ज़्यादा ले जाता था, अब बाहर के लोगों को नौकरी कम देंगे, अब वीज़ा ही नहीं देंगे यहाँ आने के लिए, नौकरी के आने के लिए, ठीक है। तो वो नौकरी क्या हो गया, पाई हो गया, अपॉर्चुनिटी एक पाई हो गया, ठीक है। तो पाई का साइज, अगर अपॉर्चुनिटी का साइज इंक्रीज नहीं किया जा रहा इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम के द्वारा, जो कि बिल्ट ऑन डाइवर्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स है। डाइवर्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग देश और धर्म और संप्रदाय के लोग अगर आकर के काम ना करेंगे स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम नहीं होगा, और अगर मोमेंटम नहीं होगा, पाई का साइज नहीं बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं क्रिएट किए जाएंगे, तो अमेरिकन्स के लिए आप जॉब कितना दिन बचा के रखेंगे? धीरे धीरे जॉब्स ख़त्म हो जाएगा ना, लोगों को मिल जाएगा। और आप चूंकि अपने इकोनॉमी का साइज बढ़ा नहीं रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने नहीं दे रहे हैं, तो नया जॉब कहाँ से क्रिएट कीजिएगा? क्रिएट नहीं होगा तो बचा के कहाँ से रखिएगा? ये बात समझना होगा सरकार को, ठीक है। Nevertheless, फिर भी the Biden White House has clearly not forgotten the nearly 74 million votes for Mr. Trump in the 2020 presidential election। 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रम्प को मिलने वाले 74 मिलियन वोट्स को बाइडेन हाउस, बाइडेन का जो व्हाइट हाउस है, मतलब जो बाइडेन की सरकार है, उसको स्पष्ट रूप से भूली नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर बाइडेन की सरकार कोई डिसीजन लेती है तो इस बात को उसको भूलना नहीं होगा कि ट्रम्प के समर्थक भी देश में बहुत बड़ी संख्या में है। 74 मिलियन वोट्स उनको मिले थे, उनकी पार्टी को, ट्रम्प की पार्टी को। तो अगर कुछ उटपटांग नियम यदि बाइडेन बना देते हैं, संतुलन खो देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ट्रम्प के समर्थक थे, तो जाहिर सी बात है वो पहले से बाइडेन के विरोधी थे, वो और कट्टर विरोधी हो जाएंगे, ठीक है। Fact that perhaps makes it unwise to explicitly reject the America First ideology, even if that motto is no longer alluded to on पेंसिल्वानिया एवेन्यू के मामले में, इस जो मोटो था अमेरिका फर्स्ट का, ट्रम्प का चलाया हुआ, ठीक है, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, अनवाइज टू, देखिएगा अनवाइज, ठीक है, खुल जा भाई, खुल गया। अनवाइज 2+V1 है ना, जैसे बोलते हैं ना कि यह वहाँ जाना मूर्खता है, इट इज़ फुलिश टू गो देयर, है ना। तो इट इज़ अनवाइज टू एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट द अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी। अमेरिका फर्स्ट
अमेरिका का स्थान सबसे पहले रहेगा, अमेरिकन लोगों को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना अनवाइज होगा। मतलब ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा, ये बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला नहीं होगा। हालांकि इवन इफ दैट मोटो इज नो लॉन्गर एल्यूडेड टू, इस मोटो का कोई संकेत नहीं मिला पेंसिल्वानिया एवेन्यू में। पेंसिल्वानिया एवेन्यू का जो मैटर हुआ उसमें अमेरिका फर्स्ट का कोई संकेत नहीं मिला, मतलब बाइडेन की सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे झलके अमेरिका फर्स्ट। लेकिन फिर भी इस अमेरिका फर्स्ट वाले आइडियोलॉजी को पूरी तरह से अचानक से छोड़ देना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इस नारे के या इस सिद्धांत के समर्थन में 74 मिलियन लोगों ने ट्रंप को वोट किया था। मतलब वो 74 मिलियन यही चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के प्रोसेस या सिद्धांत पर सारा काम सरकार करे। It would in this regard be reasonable to expect that the Biden administration will continue to push gradual reforms that nudge the US economy. It would in this regard be reasonable, तब तो यही सोचना सही होगा या उम्मीद करना कि बाइडेन का जो प्रशासन है वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स को पुश करेगा। पुश ग्रेजुअल रिफॉर्म्स का मतलब धीरे धीरे सुधार लाएगा। दैट नज द यूएस इकोनॉमी, जो यूएस इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पोजीशन बैक टुवर्ड एन इथोस ऑफ मल्टीलैटरल कॉपरेशन, और बहुपक्षीय सहयोग के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुपक्षीय सहयोग के द्वारा स्ट्रैटेजिक, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमी पोजीशन वापस होगा। किसको? यूएस का वापस मिल जाएगा। ठीक है। While, however, retaining a sharp emphasis on policies that further U.S. national interest in dramatically transformed post-COVID-19 world. ठीक है। हालांकि रिटेनिंग ए शार्प एम्फेसिस ऑन पॉलिसीज जो फर्दर करेगा, आगे बढ़ाएगा नेशनल यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद की दुनिया में, यानी कोविड-19 के बाद में जो मतलब हालात बन रहे हैं, इससे यूएस नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने वाले पॉलिसीज में काफ़ी एम्फेसिस दिया जा रहा है। हो गया इति सिरे रेवा खंडे। अंतिम सूचना, अंतिम बार इस बुलेटिन के दौरान नए बैच के लिए 5 अप्रैल 8:30 बजे कंटिन्यू हो चुका। कल फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग। ऑफ़र ख़त्म हो चुका है, ऑफ़र की उम्मीद ना करें। ठीक है। लेकिन अभी 1999 भी इस कोर्स के कंटेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा ऑफ़र है, आप इसको ज़रूर करें। मतलब लास्ट में क्या निष्कर्ष निकाला गया? ये बहुत बुद्धिमानी वाला काम होगा अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाता रहेगा यूएस के इकोनॉमी में, उसके ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पोजीशन, एक ऐसे मंच की तरफ लेके जाएगा वो जहां मल्टीलैटरल कोऑपरेशन हो, बहुत सारे राष्ट्र एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एंड बाईलैटरल प्रोग्रेस हो इंडिया जैसे देशों के साथ। वो इसके साफ दिख रहा है ना। लेकिन वो रखेंगे, एम्फेसिस रखेंगे, जोर देंगे उन पॉलिसीज़ पर भी जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे लेके जाएगा, और वो एक ड्रामेटिक तरीके से रूप बदल चुका उन हितों का पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। बड़ा अच्छा था। आई होप कि आपको भी पता चला होगा कि अमेरिका और भारत का संबंध अब किस दिशा में जाने वाला है, विश्व की राजनीति किस दिशा में जाने वाली, इसका झलक दिख गया। आज पता चला कि शी जिनपिंग भी भारत पहुंच रहे हैं। तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हर एक कदम का असर पड़ रहा है जो बाइडेन जो उठा रहे हैं। ठीक है। खास करके इंडिया के साथ संबंध में वो जो कदम उठा रहे हैं, उससे पूरे विश्व की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बहरहाल हम एनालिसिस इन सब चीज़ों का नहीं करेंगे एडिटोरियल में, हम तो बस वोकैबुलरी, ग्रामर और स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना चाहते थे जो हमने किया। आई होप कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से स्टार्ट हुए कोर्स में एनरोल करवा लीजिए। ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
और अगर आप YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। और अगर आप सिंसियरली नोटिफिकेशन चाहते हैं, एक भी वीडियोस और अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को सीखते हुए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।